ज़िंदगी में हज़ार बुराइयां कर लेना, लेकिन कभी भी टॉपरों की जो जो टॉपर टॉक है उसकी रील देखने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम आ गया है ऑलरेडी। तो जिनको भी है ना, जिनका भी लिस्ट में नाम आया पिछले कल जो रिजल्ट आया उनको मुबारकबाद। लेकिन फिर जो इसके आगे का प्रोसेस चल रहा है वो फिर ऐसा होता है कि उनको इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बनाना है, तो उसमें फॉलोअर भी जुड़ने चाहिए। तो आगे का कार्यक्रम ठीक वैसा रहता है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रावण से हमें कुछ सीखना चाहिए। लाख बुराइयां थी उस आदमी में, लेकिन उसने कभी टॉपर की रॉयल एंट्री की वाली रील में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। वो अपना लंका बना रहा था, फिर जलवा रहा था, फिर बेचारे ने बनाई। मतलब अपना लाइफ उसने पूरा बिजी रखा। तो इसलिए हमें उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इंस्पिरेशन लेके सॉइल और इसके टाइप को आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। और जियोग्राफी के कुछ ही सेशंस बचे हुए हैं पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। अगर मैं ये यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैं आजकल है ना बहुत फ्रिक्वेंटली कर भी रहा हूँ, अगर ये सेशन यूट्यूब में अपलोड होगा तो आपको बता दें कि ये सेशन वन ऑफ द सेशंस है, वन ऑफ मैनी सेशंस, 60s और 70s इन नंबर, जो कि अभी तक अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सेशंस जिसमें कि हम इसी लेवल की पीवाईक्यू रिसर्च कंडक्ट करते हैं। यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में थीम वाइज, टॉपिक वाइज पूछे गए पीवाईक्यूज को हर एक वीडियो में, हर एक टॉपिक पे, ठीक है। ये हम रिसर्च करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। civilspot.in पे जा कर के लॉग इन कीजिए और ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी कुछ फ्री कोर्सेज भी आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, जा कर के आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको ये देखना अच्छा लगता है तो आज गुरु हम सॉइल फॉर्मेशन, है ना, सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सॉइल की प्रॉब्लम्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया की सॉइल, है ना, और सॉइल से रिलेटेड सॉइल कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ऑप्शन लेवल एनालिसिस इसमें करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए। मैंने ज़रा जैकेट पहन ली और अब मुझे गर्मी लग रही है। ओके, सो सैलिनाइजेशन ऑकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स, ठीक है, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन इरिगेटेड लैंड। देखो गुरु, ये इसने फालतू में ही डाल दिया क्वेश्चन, बस इतना ही था कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड। अब देखो, इस एक स्टेटमेंट से, ऊपर वाली स्टेटमेंट से वो अगला क्वेश्चन बना सकता है। इसका आंसर तो अभी हम देखेंगे ही, अगला क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बना देगा कि ओवर इरिगेशन कैन लीड टू सैलिनाइजेशन। ये है एजर्शन। रीजन वाला नीचे दे देगा कि सैलिनाइजेशन ऑकर्स व्हेन इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट एंड मिनरल्स। बन गया ना क्वेश्चन, बस बन गया क्वेश्चन। लगाओ जरा कि ऑप्शन ए, द एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड R explains the A। दूसरा, R does not explain the A। तीसरा, A is incorrect, R is correct। चौथा, R is correct, A is incorrect। करके बना दिया उसने क्वेश्चन। बस इतने एक स्टेटमेंट से उसने क्वेश्चन बना देना है आपको सैलिनाइजेशन पे। तो एक्चुअली गुरु, सैलिनाइजेशन होता क्या है अगर आपको पता नहीं है, ये मान लीजिए आपकी टॉप सॉइल हुई, आपने इसमें अगर कभी ओवर इरिगेशन कर दिया। सैलिनाइजेशन कई कारणों से होता है, ओवर इरिगेशन से कैसे होता है ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए ये टॉप सॉइल है, आपने ऊपर ओवर इरिगेशन इसमें कर दिया, पानी पानी डाल दिया, फ्लड इरिगेशन कर दिया, तो ये पानी ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रहेगा, नीचे भी जाएगा। ठीक है, हॉराइजन्स में क्रॉस हो जाएगा नीचे, OAEBCR करके जो आपके हॉराइजन होते हैं। तो जब ये बहुत नीचे पहुंचेगा, आपके आर हॉराइजन के लगभग पास आपके नीचे पहुंचेगा, जहां रोड़े, कंकड़, पत्थर होंगे, इसके नीचे ये पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा होगा, तो भैया सारी सॉइल में जितने भी सॉल्ट थे उसने यहाँ पे वो इकट्ठे पहले नीचे कर दिए, एक्यूमुलेट हो गया, पानी भी और सॉल्ट भी। अब ये सॉल्टी वाटर हो गया नीचे। नीचे ऑलरेडी अदर सॉल्ट्स भी अवेलेबल थे, क्योंकि नीचे आपको मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम एटसेट्रा, इनके ऑक्साइड्स नीचे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, निचले वाले हॉराइजन में। अब क्या होगा, सन भी तो ऊपर से चमक रहा है, सन चमकेगा तो ये पानी, ये हॉराइजन के अंदर यहाँ पे पानी, है ना, गर्म होगा, इसकी भाप बनेगी, भाप बनेगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और अपने साथ वो सॉल्ट भी ले आएगा। और टॉप जो इसका है, ठीक है, ये जो टॉप सॉइल है, यहाँ तक ये सारे सॉल्ट नीचे से ऊपर तक खींच देगा। टॉप सॉइल में सॉल्ट की एक लेयर बन जाएगी, ये टॉप सॉइल को बहुत सख्त बना देगी। इसमें पानी फिर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसमें एरेशन नहीं हो पाएगी, इसी वजह से, है ना, ये इसमें बिल्कुल एकदम कंकड़ जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दिस इज हाउ सैलिनाइजेशन ऑकर्स। इससे क्या होता है,
इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, नहीं, उल्टा होता है ना। दूसरा, इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल, यही है इसका कॉन्सिक्वेंस, मैंने बोला ना सॉइल इम्परमिएबल हो जाती है, पानी इसके अंदर नहीं घुसेगा। ये बाकी उल्टी चीज़ें हैं सारी कि इट रेजिज वाटर टेबल, नहीं भाई, डिप्लीट होता है ओवर इरीगेशन से। इट फिल्स द एयर स्पेस विद द सॉइल विद द वाटर, इन द सॉइल विद द वाटर, है ना। ये भी मतलब ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये होती है, ये फालतू में आपके लिए दे के रखा हुआ है कि दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। और यही प्रॉब्लम आपकी हो रही है पंजाब और हरियाणा की सॉइल में, जा करके उठाना कभी वहाँ पे मिट्टी, है ना। पंजाब हरियाणा से होते हुए मैक्सिमम लोग वैसे भी कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, कभी ना कभी जीवन में इस एरिया में वो गए हुए हैं। तो वहाँ अगर आप सॉइल उठाएंगे तो एकदम आपको सख्त मिट्टी वहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना, अनलेस कि उसमें इरीगेशन किया हो, बहुत सख्त वहाँ की मिट्टी हो गई है। तो ये वहाँ की प्रॉब्लम है, इसी को वहाँ पे कहते हैं ऊसरा सॉइल। ऊसरा सॉइल, अगर बोले कि ऊसरा सॉइल क्या है, तो ऊसरा मतलब उजाड़, है ना, उस टाइप की। तो ऊसरा सॉइल ये वहाँ पे एकदम नमकीन सॉइल आपकी जो मिल रही है, इसे ऊसरा सॉइल कह रहे हैं। ओवर इरीगेशन से होता है, फर्टिलाइज़र के ओवर यूज से ये हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आपके, है ना, आपके सॉल्ट ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। अब देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज़ बिन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किस चीज़ से आपकी ये जो है ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में बनी हुई है। ठीक है, अब देखो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल पाई कहाँ जा रही है। आंसर लगाइए जरा, इसका क्या आंसर होगा। जी हाँ, इसमें कोई ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल नहीं है ना, कोई ग्रेनाइटिक या शिस्ट टाइप की, ग्रेनाइट और शिस्ट जो है ये आपकी ग्रेनाइटिक, ये शिस्ट तो खैर स्लेट का आगे जो है ना, जो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है, स्लेट को जब आप और ज़्यादा दबाओगे, प्रेस करोगे, तो उससे जो बिल्कुल आपके स्ट्रॉन्ग वाला पत्थर निकलेगा वो उसे आप शिस्ट कहते हैं। ग्रेनाइट तो आपका, है ना, ग्रेनाइटिक रॉक आपकी एसिडिक लावा से बनती है, तो ये ठीक आपकी इग्नियस रॉक है। तो इससे भी तो नहीं होता है इग्नियस, अगर ग्रेनाइट होता तो भाई कितने मोटे रोड़े कंकड़ पत्थर होते उसके। ये तो ब्लैक सॉइल तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल है, मासूम सी सॉइल है, इसमें पानी, है ना। हाँ, ये अभी आगे हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि फिर वो बाकी सारे क्वेश्चन आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। शेल या फिर लाइमस्टोन नहीं जी, फिजर वॉल्केनिक रॉक की वजह से ये बन रहा होता है। अब देखो यहाँ जहाँ आपका ब्लैक, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये देखो इस एरिया में आपको सौराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, सौराष्ट्र में ये देखने को आपको मिलेगा, और मालवा के एरिया में, इधर आपके एमपी के एरिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इधर इवन आपके जो जो कर्नाटक का नॉर्दर्न हिस्सा है, ये आपका महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ आपका एमपी का हिस्सा है, इन सारे हिस्सों में भी आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, ये डेक्कन ट्रैप्स बने कैसे हैं, ये वॉल्केनिक है। वॉल्केनिक, यहाँ वॉल्केनो कब आया भाई, यहाँ वॉल्केनो उस वक्त आया जब इंडिया नॉर्थ की तरफ आ रहा था। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल, इंडिया पहले यहाँ नहीं था, पहले इंडिया नॉर्थ की तरफ आ रहा था, है ना। पहले ये जो गोंडवाना लैंड है, इससे टकराने के लिए इंडिया नॉर्थ की तरफ जब आ रहा था, तो इस अफ्रीका के पास यहाँ जो ये रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन हॉटस्पॉट, तो यहाँ से होते हुए जब इंडिया, है ना, आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, यहाँ से होते हुए जब इंडिया नॉर्थ की तरफ आ रहा था, तो भैया इस पॉइंट पे जब इंडिया था, तो वो, है ना, वो ये वाला पॉइंट था, है ना, इस पॉइंट पे जब इंडिया था, तो यहाँ भैया विस्फोट हुए, और वो विस्फोट इस पॉइंट पे हुए थे एक्चुअली। इमेजिन कर पा रहे हो, इंडिया नॉर्थ की तरफ आ रहा है ना। अभी जब इंडिया इस पॉइंट पे है, तो है ना, रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास, अफ्रीका के बिल्कुल ईस्ट में, तो वहाँ ये विस्फोट हुए गुरु, और वहाँ ये वॉल्केनो निकला, और ये फिजर वॉल्केनिक रॉक्स वहाँ पे उस वक्त फॉर्म हुई थी। बाद में यही रॉक, इसी की वेदरिंग होकर के, केमिकल वेदरिंग होकर के, है ना, टेम्परेचर के थ्रू वेदरिंग होकर के, क्लाइमेटिक वेदरिंग होकर के, ये सारी तरीके की वेदरिंग से जब ये फिजर वॉल्केनिक रॉक टूटी, तो भैया आपकी ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल, इसी को आप रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन की इसमें डेफिशिएंसी होती है, लेकिन पोटाश इसमें मिलता है आपको, है ना। अगली बात, एक बात आपको ध्यान में इसमें ये भी रखनी है कि ये काली सॉइल क्यों है, क्योंकि इसमें टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का, है ना, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का एक काला एलिमेंट पाया जाता है। ये वही सॉइल है जिसे खुद, है ना, इसे कहा जाता है कि एक हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, सेल्फ
क्लफिंग जो इसकी प्रॉपर्टी है, खुद अपने आप को जोतने की प्रॉपर्टी, वो कैसे होती है भैया? ये ऐसी सॉइल है, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का मैंने पेन ले लिया, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का मैंने सॉइल का ऊपर का सरफेस बना रखा हुआ है, जब इस पे पानी गिरेगा तो ये सॉइल एकदम इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी एक दूसरे के साथ, इसके इतने इतने फाइन पार्टिकल होते हैं, है ना। और ये इम्परमिएबल भी होती है, बहुत कम परमिएबिलिटी इसकी होती है। तो ऐसा नहीं है कि पानी इजीली अंदर घुस जाए, रेत परमिएबल है, ये बहुत कम परमिएबल है। तो इसी वजह से इसका एकदम चीकड़ कीचड़ जैसा ऊपर का जो सरफेस है वो बन जाता है, और ये इकट्ठी हो जाएगी उस वक्त। फिर जैसे ही पानी यहाँ से उड़ा, मॉइस्चर बाहर उड़ा, तो इसी में दरारें आ जाएंगी, मोटी मोटी दरारें आ जाएंगी, और जितना मॉइस्चर उठता जाएगा ये एकदम धूल में तब्दील होती जाएगी। तो आपको इसमें कोई हल जोतने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करके ये अपनी एरेशन खुद कर देती है, एयर अपने अंदर खुद भर देती है, हल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे भी अगर वो आपसे सवाल पूछे तो भैया जवाब दे देना, मेरे आसरे मत बैठे रहना, क्योंकि अगला सवाल उन्होंने तमिलनाडु से पूछ लिया है। बोला है कि तमिलनाडु इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, अब देखो हम कॉटन पे ही बहुत सारे सवाल पूछने जा रहे हैं, है ना। तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न, मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, दैट कुड बी, व्हाट कुड बी द रीजन, है ना। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है ना। येस, आई एम अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे, और हाँ ये भी बताएंगे कि भैया दुनिया में, है ना, दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कॉटन कंज्यूमर वो कौन सा देश है, साथ में ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीजन ना। पहला है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट। दूसरा कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल। अब देखो मैंने आपको मैप बता दिया, ये देखो यहाँ ये महाबलेश्वर है, यहाँ थोड़ा, है ना, इवन नॉर्दर्न कर्नाटका तक ही आपकी ये ब्लैक कॉटन सॉइल आपको देखने को मिलेगी, तमिलनाडु तक नहीं जाती है भाई, ये तमिलनाडु तक नहीं जाती है। और यहाँ ऊपर बोला भी हुआ है कि मिल मेड कॉटन यार्न में ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, समझ रहे हो। तो मिल में जो यार्न बनाया जा रहा है उसमें ये प्रोड्यूसर है, उसके लिए आपको ब्लैक कॉटन सॉइल होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर होने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्किल्ड लेबर है जो कि कॉटन के कलाकार हैं, ठीक है, उसकी जो कॉटन यार्न मेकिंग में जो महारत हासिल कर चुके हैं, स्किल्ड लेबर वो अवेलेबल है। तो बस वो मतलब आपसे थोड़ा आइडिया जैसा ये मांग रहा था। इनफैक्ट जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा था मुझे ही नहीं पता था कि तमिलनाडु इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न, अब पता चला मुझे तो। लेकिन आपसे वो इस बात का आइडिया देखना चाह रहा था। और एक बात और देखिए, यूपीएससी के ऑप्शंस में बहुत मुश्किल से नाइदर वन नॉर टू आंसर होता है। 100 क्वेश्चन में से आप 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें डी नन ऑफ द अबव होगा। 100 क्वेश्चन में से, है ना, 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से नॉर्मली ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे आप जिसमें मोर देन 2 स्टेटमेंट्स है और ऑल ऑफ द अबव आंसर है। मुश्किल से इतने क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो ट्रिकें आपको बता रहे होते हैं ना, वो ट्रिकें बस इतने क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको, वो 5 2 7 क्वेश्चन में, समझ रहे हो। बाकी आपको इन्हीं में से चूज करना होता है, राइट। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि बस एक को एलिमिनेट करें, सीधा मतलब डी पे नहीं चढ़ जाना है कि डी तुम बैठे रहो, मैं, है ना, अब जब कुछ बचा नहीं तो मैं नाइदर वन नॉर टू लगाऊंगा, नहीं, इस सीधी चढ़ाई उधर नहीं कर देनी है। क्योंकि देखो प्रोपोर्शन भी देखो मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करती है। तो अपने दिमाग में एक बात बताइए कि मान लीजिए अगर आपने एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी और एक बची हुई है, उसमें आपको डाउट है ना, उसमें आपको डाउट है, और डाउट भी ऐसा कि आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो भी सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिमाग को समझा के रखिए, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, है ना, बेस्ड ऑन यूपीएससी के जो क्वेश्चन फॉर्म करने की जो, है ना, उनकी टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया नाइदर वन नॉर टू, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन में होगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप जो है उस ऑप्शन को सही मान करके, है ना, राइट आंसर को एक्सप्लोर करने की वो जो है कर सकते हैं, वो एक कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट आप, राइट। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा।
फिर देखिए 2008 में एक उम्दा क्वेश्चन उन्होंने एनडीए में पूछा था कि द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया सफर्ड अ मेजर रिसेशन सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था, कौन स्टडी करे अलग से कॉटन इंडस्ट्री को। दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स हैज गॉन टू द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इंडिया रिटेन्ड द कॉटन ग्रोइंग एरिया ओनली। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करती है। हुआ क्या बोलते, ये बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो कॉटन, जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया ना वो ये है, तो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है आगे हम देखेंगे, उसकी कंडीशंस, कॉटन की जो कंडीशंस है उनको जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ ये एरिया बेस्ट है। तो ब्लैक जो ये एरिया है ब्लैक सॉइल का, ये इंडिया में रह गया, और जो इसकी मेन मिल्स थी ये पाकिस्तान में उस वक्त थी, कुछ सूरत में थी, मेनली कराची में, है ना। इन सारी जगहों में पाकिस्तानी पोर्ट के एरिया में वहाँ ज़्यादा कॉटन का जो प्रोसेसिंग था और जो कॉटन मिल्स थी वो उधर थी। तो इसी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद लंबे टाइम तक कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी सफ़र करी, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही जूट के साथ भी सेम स्टोरी हुई, जूट की जो मिलें थी वो इंडियन पार्ट में आ गई, मिले इंडियन आ गई, और बांग्लादेश में, मतलब जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, मेन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो उधर चला गया, है ना। जो अच्छी क्वालिटी का जूट प्रोड्यूस होता था वो वाला एरिया बांग्लादेश वाला चला गया। तो सेम कहानी जो है, ठीक उल्टी कहानी जूट के साथ भी हुई है इंडिया में। ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन दे दी हुई है कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 का है, फिर रिपीट हो सकता है। कॉटन पे तो अभी आप देखो, है ना, इन सारी क्रॉप्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉइल तो हम कवर कर ही रहे हैं, क्रॉप साथ में कवर कर जा रहे हैं, तो डाइवर्सिटी जरा बनी रहेगी। तो अगले 8-10 क्वेश्चन क्रॉप्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। अच्छा, वो तो कॉटन भी है, वो शुगर केन भी है, इनफैक्ट वो जूट भी है ना, थोड़ा हद तक टी भी है। तो यहां से तो कुछ नहीं निकला। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, कि बहुत ज़्यादा अगर फ्रॉस्ट आ जाए तो वो इसके लिए इंजूरियस है। भाई साहब वो तो, ये तो शुगर केन के लिए भी है, ये कॉटन के लिए भी है। आगे देखिए, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। अब आई मेन लाइन, एंड द लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of this crop। तो पूछा हुआ है कि ये क्रॉप कौन सी है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है। ये डिस्क्रिप्शन आपकी कॉटन की है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाई है। 210 एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए होते हैं कॉटन को, समझ रहे हो बात को। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है कि कॉटन जो है ये इसके ही, है ना, नेचर। बस जहाँ भी दिखे ना 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज लिखा है तो कॉटन लगा लेना, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से ये उठाया हुआ है ना। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल इसीलिए जो है वो, है ना, उतना उगाया जाता है। अब देखो यहीं से सेम ऑप्शंस घुमा घुमा के आपसे वो सवाल पूछेगा। अगला है कि इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ये है भाई मास्टर क्वेश्चन, वाओ, ये है मजेदार क्वेश्चन कि इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। क्या भाई कॉटन प्लांट इंडिया में पैदा हुआ है? दूसरा, इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। लगा के दिखाओ, ये लगा के, पॉज करो, लगा के दिखाओ इस क्वेश्चन को। ये है PYQ। ये क्वेश्चन आपको कोई वो नहीं देगा, क्या कहते वो, जहां आप पढ़ते हैं कोचिंग, ये क्वेश्चन आपको कोई कोचिंग नहीं देंगे। इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऋग्वेद में कॉटन मेंशन्ड है, उसको ये करपसा कहा जाता है उधर, ठीक है, ऋग्वेद में ये मेंशन्ड है। यहीं से कपास निकलता है, करपासा, कपास, कॉटन, समझ लो। तो अगर एटलीस्ट ये ध्यान में रहे, करपासा ध्यान में रहे ना रहे, ये ध्यान में रहे कि करपासा या फिर कॉटन जो है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। सिमिलरली जो शुगर है, शर्करा, ये मेंशन्ड है ऋग्वेद में। सिमिलरली अगर, है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यवा करके ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को मेंशन किया गया है। आप इस बार का CDS का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे,
2024 का, आप पाएंगे कि ऋग्वेद में कौन देवता को क्या कहा गया है, उस पर उन्होंने सवाल पूछ लिए। जौ को क्या बोला जाता होगा, इस पे भी पूछ सकते हैं वो। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो एक बार जा करके इसमें एनरोल कीजिए। जब आप ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन को, मैंने पीवाईक्यू के थ्रू वहाँ पढ़ाया हुआ है, आप पाएंगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ से बन पा रहे थे, ठीक एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक सारे पीवाईक्यूज के थ्रू, है ना। एक थीम वाइज मैनर में अगर आपको 60-70 थीम्स पे पीवाईक्यूज देखने हैं तो आप बेझिझक इस कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम है, 35-40 दिन बचे हुए हैं। अगर आप मतलब प्रीलिम्स के लिए अगर 15 दिन बचे हुए हैं, फिर भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो उस वक्त भी आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, क्योंकि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं वहाँ पे। दूसरी बात, क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन? यस, हाइब्रिड कॉटन, है ना, H4 वैरायटी का जो कॉटन है, ये पहले इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। H4 1970 में, ठीक है। वो जो, हाँ, वो सी टी पटेल, बाय डॉक्टर सी टी पटेल, कॉटन रिसर्च स्टेशन इन सूरत, वहाँ पे ये पहला हाइब्रिड, दुनिया का पहला हाइब्रिड कॉटन ये इंडिया में बना था। ऐसे ही मोनसेंटो ने आपका बीटी कॉटन बनाया, बेसिलस थोरिनजेनेसिस से पैदा, है ना। ये एक बेसिलस थोरिनजेनेसिस, ये जो एक बैक्टीरिया है सॉइल में, हाँ, पेस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस बीटी बैक्टीरिया से जीन निकाल करके बीटी कॉटन में मोनसेंटो ने डाला, तो बना एक पेस्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन। यहाँ आपको पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी जाकर के पिंक बॉल वॉर्म जो है वो नहीं लगते हैं कॉटन में। बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2, इन टेक्नोलॉजीज पे पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड। सो कॉटन इज ऑलवेज इन फोकस। कॉटन सागा ऑफ यूपीएससी, देखो 2019 फिर कॉटन आ गया। अब देखो, अगर आपको ये बात पता होती, ये पीवाईक्यू पता होता 2003 वाला, तो लगा के दिखाओ, ये कौन नहीं लगाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड इनटू ओल्ड, हाँ, कि भैया न्यू वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड समझ रहे हो, न्यू वर्ल्ड का मतलब है कि, हाँ, जो आपके अमेरिकाज की डिस्कवरी हुई, न्यू वर्ल्ड, भैया कौन से इनमें से वो प्लांट है जो वहाँ पाए जाते थे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों में से किसी में भी, और वहाँ से ये ओल्ड वर्ल्ड जैसे इंडिया जैसी कंट्री में या यूरोप जैसी, है ना, एरिया में वो आपको देखने को मिले। कौन सी इनमें से वो क्रॉप्स थी, ये वाली क्रॉप्स देखिए ज़रा। क्या रबड़ थी? हुई होगी, लेकिन आपको तो आंसर देखना है ना। क्या कॉटन थी? नहीं, ये तो ऑलरेडी इंडिया में जाना हुआ है। शुगर केन थी? मैंने आपको बताया ऋग्वेद में लिखा हुआ है। व्हीट थी? मैंने बताया ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो कौन थी? तंबाकू था, कोकोआ था, रबड़ था। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से, ठीक है, ठीक है, हाँ, जो जो टोबैको बोर्ड है, टोबैको बोर्ड, तो तंबाकू बोर्ड का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? और कोट्टायम में, इन तीन फसलों में से कोट्टायम में कौन सी फसल का जो है, हाँ, एक जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का बोर्ड है, ठीक है, वो कोट्टायम में स्थित है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टोबैको बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है, रबड़ बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉफ़ी बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, हाँ, कॉयर इंडस्ट्रीज बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये सब आपकी एम्पेडा, है ना, खैर ये तो ये तो स्टेट्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, टी बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट। एक मिनट, एम्पेडा इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी और नॉट? मैंने ये, एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट। एम्पेडा शुड बी अ स्टेट्यूटरी बॉडी, आई थिंक एम्पेडा एक्ट is a statutory body, statutory body। ये एपेडा तो है, ठीक है, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एपेडा तो है, एम्पेडा मस्ट भी, तब तो होना चाहिए एम्पेडा भी अगर एपेडा है। हाँ हाँ, ये भी स्टेट्यूटरी, सॉरी, हाँ, ये मैंने गलत आपको बता दिया।
जो एमपेडा है, एपेडा है, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एज वेल एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे जितने भी बोर्ड्स हमने अभी तक पढ़े सब स्टैट्यूटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फॉल करते हैं। तो कोई दूसरी मिनिस्ट्री भी आपने ऐसे ऐसे ध्यान में नहीं रखनी है कि यहाँ कोई दूसरी मिनिस्ट्री होगी, नो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज कि कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कि विच ऑफ दीज खरीफ क्रॉप्स, है ना। हाँ अच्छा, यहाँ फिर पूछा हुआ है कि इनमें से खरीफ क्रॉप्स कौन सी है। तो खरीफ क्रॉप अगर निकालनी है और इतनी सारी क्रॉप दी हुई है, तो बजाय इसके कि आप खरीफ क्रॉप को ढूंढो, रबी को ढूंढ लो। रबी इनमें से कौन सी निकलती है। अब अगर किसी को ध्यान में नहीं आता है कि कौन सी सीजन में खरीफ, कौन से सीजन में रबी, तो बस ऐसे देख लो। रबी मतलब, रबी का मतलब होता है ऐसे सन मीन्स कि इसको पानी कम चाहिए। पानी कौन सी क्रॉप्स को कम चाहिए होता है? विंटर क्रॉप्स को। क्योंकि अगर आप बोलो कि समर क्रॉप्स को, तो भैया समर के बाद तो बरसात आ जाती है, उनको तो पानी ज़्यादा मिल जाता है। तो विंटर क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, वीट एक विंटर क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है, समझ रहे हो। तो वीट को उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ये रबी हो जाती है। तो बस 4 को हटा दो, ये 3 तो है ही। कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, राइस हो गया। राइस को तो पानी चाहिए ही, तो 3 तो हुआ ही हुआ। जहाँ 3 नहीं है उसे भी हटा दो, 2 और 3 तो हुए ही हुए। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक का तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, पानी चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर इसके लिए। नेक्स्ट, among the following crops, which one of the following is most important anthropogenic source of both। देखिए फिर अगेन क्रॉप पे इन्होंने सवाल पूछा हुआ है, सारी क्रॉप, सॉइल तो क्या, हम क्रॉप्स भी साथ में कवर कर रहे हैं। 2022 में पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशन है वो कहाँ से होते हैं। क्या कॉटन से होते हैं, राइस से होते हैं, शुगर केन से होते हैं, व्हीट से होते हैं? एक्चुअल में इन सबसे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा कहाँ से होते हैं? राइस से होते हैं। राइस क्यों? क्योंकि पैडी फील्ड में हम करते हैं भाई साहब फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, देखो कार्बन का कंटेंट तो इधर होता ही है मिट्टी में। मान लो ये बेड है, इसके ऊपर आपने फ्लड इरिगेशन कर दिया, पानी पानी डाल दिया, देखो पानी पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा इरिगेशन आपने कर दिया। चावल तभी इसमें नॉर्मली लगाया जाता है, राइट। और चावल क्यों ऐसे पानी में डुबा करके लगाया जाता है? ताकि पहले जब आपकी ये जो चावल का जो प्लांट है, ये जो ग्रो कर रहा है, तो ठीक है, चावल का ये जो प्लांट है, ये जो ग्रो कर रहा है, इसके आसपास वीड के डेवलपमेंट को रोका जाए। वो कैसे रुकता है? जब आप पानी की लेयर ऊपर से चढ़ा देते हैं, ऐसे पानी की बहुत ज़्यादा लेयरिंग ऊपर से आपने चढ़ा दी, तो नीचे अनेरोबिक कंडीशन पैदा हो जाएगी, ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलेगी, तो है ना, ना कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ईजी एक्सेस होगा, ना सनलाइट उतना ईजीली मिलेगी, तो वीड वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे एक, है ना, एक लंबे टाइम तक, और चावल ईजिली ऊपर आपके ग्रो कर पाएंगे, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या होता है, इससे मीथेन भी पैदा होती है। क्यों? ऊपर पानी पड़ा हुआ है, एकदम एकदम लट की तरह लेटा हुआ है पानी ऊपर, हाँ। और इसकी वजह से क्या है, अनेरोबिक कंडीशन पैदा हो गई है। अनेरोबिक डाइजेस्टर में हमने देखा है मीथेन, अगर आपने CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट अगर कहीं देखा होगा, तो उनके पास एक अनेरोबिक डाइजेस्टर होता है, ऐसे अनेरोबिक है ना, डोम शेप का डाइजेस्टर। इसके अंदर वो पूरा बायो मटेरियल डालेंगे, बायोमास डालेंगे, फिर अनेरोबिक कंडीशन में अनेरोबिक मिथेनोबैक्टर, है ना, मीथेन बनाने वाला मिथेनोबैक्टर, वो उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। तो यही प्रोसेस इधर भी हो जाता है अनेरोबिक कंडीशन में, मीथेन का यहाँ से एमिशन होना शुरू हो जाता है। राइस इसी वजह से सबसे ज़्यादा एमिट करता है, बाकी सब भी करते हैं। फिर आगे आगे आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से यूनिक रिलेशनशिप आपको, हाँ हाँ, कौन सा ऐसा ट्री है जहाँ पे आपको यूनिक रिलेशनशिप मिलेगी विद एन इंसेक्ट, है ना। फिग है, महुआ है, सैंडलवुड है, या फिर सिल्क कॉटन है, बताइए। वही कॉटन कूटन इन्हीं सब चीज़ों से वो आपसे सवाल पूछ रहा है। तो एक्चुअली द आंसर इज फिग। ये होता है फिग, भाई आपने खाया होगा, है ना। ये क्या कहते हैं उसे, अरे ये जिम मास्टर इसको खाते हैं यार, ये सूखी हुई वो, हाँ, अंजीर, ठीक है। वो जो अंजीर को कभी तोड़ो ना, तो अंदर से ये निकलता है ग्रो, तो उसमें जब वो फ्रूट में होता है ना, उसी को ये बिल्कुल वही फिग है। तो जब ये फ्रूट की शेप में होता है, तो इसके अंदर यहाँ कीड़े मकोड़े, चींटी विंटी वगैरह, है ना, वास्प वगैरह, वो सब इधर अंदर बैठे हुए होते हैं, बट फिर ये मर भी चुके होते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ खाया करो फिग को, इतने कीड़े मकोड़े, वैसे चाइनीज़ तो खा ही लेते हैं, वहाँ से उनको प्रोटीन मिल ही रहा होता है। इंडिया में इतनी कमजोरी पड़ गई है, फिग खाओ तो अंदर के कीड़े मकोड़े भी खा जाओ, तो आपको इससे अच्छा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा तो ज़रा कम से कम आदमी स्वस्थ तो रहेगा।
नहीं तो गालियां सुन सुन के पेरेंट्स की और उसके बाद बीवी की, कितना आदमी जिए, कितनी एनर्जी ली जाए, तो वो भी एक जो है चीज़ रहती है लाइफ में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। तो वो आपसे फिर पूछ रहा है कि यहाँ से कहाँ, जैसे आपको वो मैंने आपसे सवाल पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है ना। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आंसर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि कौन सा वो स्टेट है, जब स्टेट बता दिए तो फिर आप जो है आंसर खुद भी बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं मेन चीज़। अभी भी नहीं आए हम मेन चीज़ पे, फिर से अभी भी सॉइल पे नहीं आए। जो मेन चीज़ है सॉइल, वो अभी आएगी। ये देखो, ये आया इसके आगे, आगे का सॉइल। अभी भी हम एक क्रॉप पे ही फंसे हुए हैं। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसने देश की आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया है कॉटन में, है ना। खादी का इसमें बड़ा रोल था, वो अलग बात है। कॉटन की वजह से ही दक्कन में दंगा हुआ था, दक्कन दंगा कमीशन बनाना पड़ा था। आपको याद है वो बात, 1875 की वो बातें, जब दक्कन में राइट हुए थे, दक्कन राइट्स, जिसमें कि दिकुओं जो बड़े वो थे, ठीक है, जो बड़े साहूकार थे, उनके बही खाते जला दिए गए कॉटन की वजह से। क्यों? प्राइसेस कम हुए थे। क्यों? पीवाई क्यों हम पढ़े हुए हैं। क्यों प्राइसेस कम हुए थे? क्योंकि अमेरिकन जो, ठीक है, जो सिविल वॉर थी वो स्टॉप हो गई थी। उसकी वजह से अमेरिका से सप्लाई आना शुरू हो गया था कॉटन का, जो कि काफ़ी टाइम तक रुकी हुई थी। अमेरिका से कॉटन आना शुरू हुआ तो ग्लोबल मार्केट में कॉटन का प्राइसेस ड्रॉप हुए, ग्लोबल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस ड्रॉप हुए तो इंडिया से भी सस्ते में कॉटन बाहर जाने लगा। फार्मर जिन्होंने लोन ले लेके कॉटन को उगा रखा था क्राइसिस के टाइम पे, वो लोन में डूब गए, वापस नहीं कर पाए, दक्कन में दंगा हुआ। इस तरीके से देश के किसानों का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करने में इनका एक बड़ा रोल रहा है कॉटन का। तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया, है ना। फिर बोल रहा है कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एनुअल रेनफॉल है, हिल स्लोप है 1100 मीटर की, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, मतलब ठंडा जैसा एरिया है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उतनी। फिर बताओ कि इसमें क्या चीज़ आप उगा पाओगे। ठंडा जैसा एरिया है, मैंने बताया है ना, ठंडा जैसा एरिया है, थोड़ी ऊंची जैसी एरिया है, एनुअल रेनफॉल तो चलो कॉटन के बराबर ही हो रहा है, हॉट है और थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी उतना हॉट नहीं है जितना मतलब वो आपको इरिटेट कर जाए। दिल्ली जैसी तो नहीं है एटलीस्ट, या फिर महाराष्ट्र जैसा तो नहीं है ये टेम्परेचर। जब आपको इतना पता चल गया महाराष्ट्र जैसा नहीं है तो कॉटन आपने एलिमिनेट कर दिया। जब आपको इतना पता चल गया कि मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड इंडिया कहाँ से आजकल इंपोर्ट कर रहा होता है सबसे ज़्यादा, यूक्रेन से, रशिया से, तो रशिया में जाकर के आप इतना गर्मी कर दोगे तो मतलब कैसे चलेगा, वहाँ नहीं बनेगा बात। तो यहाँ से हम ये बात देखो, ऐसे ही लिंक इस्टेब्लिश कर करके बिना इवन याद रखे कि कौन कैसी क्रॉप है, हम ये डिड्यूस कर पाएंगे कि हाँ मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड एक टेम्परेट क्रॉप है। हटाओ इसे। फिर आता है आपका वर्जीनिया का तंबाकू। ये वर्जीनिया वाले देख लें अपना भाई, है ना, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। मेन चीज इधर है पेपर, क्योंकि इसका मैं फिर क्या बताऊं आपको, तंबाकू भी, क्योंकि तो ये, और दूसरी बात ये सूखे एरिया में होता है भाई तंबाकू। सेंट्रल इंडिया में आपको ज़्यादा तंबाकू जैसी जो क्रॉप्स है वो उधर देखने को ये सूखे एरिया में ज़्यादा होती है, थोड़ा ड्राई एरिया चाहिए होता है इसके लिए। तो क्या ऑप्शन बचा? पेपर। किसी को अगर पेपर ना पता हो तो गूगल सर्च कर लेना, यवन प्रिय बोलते हैं इसे, यवन प्रिय। यवन प्रिय खाई है क्या आपने? नहीं खाई है तो गूगल में सर्च कीजिए कि यवन प्रिय क्या चीज़ है, आप पाएंगे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 3 बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। यवन प्रिय क्या चीज़ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक ऐसे ही 2011 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसका आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में नहीं मांगा जाएगा, कि स्टेट है कोई, इंडिया में कोई स्टेट है जिसके चरित्र की ये विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट्स
नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। कोई एक स्टेट है इसके नॉर्थ वाला पार्ट एरिड है, सूखा है या फिर सेमी सूखा है। इसका सेंट्रल पार्ट जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे कैश क्रॉप ज़्यादा होती है कंपेयर टू फूड क्रॉप। बताइए जरा भाई, यहाँ तो कुकड़ियाँ होती है आंध्र प्रदेश में। कुकड़ी मतलब छल्ली, छल्ली मतलब वो जो विराट कोहली ने बोला वो भी समझना है, तो मकई को छल्ली कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश तो है ना, यहाँ मेनली उतना कैश क्रॉप आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे आपको मक्की वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये भी कि बोला हुआ है कॉटन प्रोड्यूस करता है, आंध्र प्रदेश उतना मेजर कॉटन प्रोड्यूसर नहीं भी है, समझ रहे हो। तमिलनाडु कर्नाटका जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है लेकिन उतना मेजर प्रोड्यूस नहीं करता है। और दूसरी बात, कर्नाटक का अगर कोई कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है भी तो वो कर्नाटक का नॉर्दर्न एरिया है। ये देखिए मैंने कॉटन का ब्लैक सॉइल वाला मैप आपको दिया था, तो वो कर्नाटक का ये वाला नॉर्दर्न एरिया है। साउथ वाले या सेंट्रल एरिया में कर्नाटक उतना आपका कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पानी नहीं जा रहा है भाई। नॉर्दर्न एरिया उतना एरिड नहीं है कर्नाटक का। तो ये भी गया, तमिलनाडु भी गया, उधर भी कॉटन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन बचता है गुजरात। एक्चुअल में ऐसा ही है भी, हमने आपको यहीं कॉटन की ये जो गुजरात वाली सॉइल है टॉप प्रोड्यूसर कॉटन का, तो ये जो गुजरात वाली सॉइल है ये हमने अभी यहाँ पे देखी। ये गुजरात का सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे गुरु यहाँ कॉटन प्रोड्यूस होती है। ये ऊपर का एरिड और सेमी एरिड एरिया है। इतनी सी बात थी जहाँ से पूरा आंसर आपका बन जाना था। आप महाराष्ट्र ढूंढ रहे थे, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। ऑप्शन में मजाक के लिए महाराष्ट्र रखा ही नहीं गया है। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. ऐसा है क्या? दूसरा, soil does not play any role in sulfur cycle. ऐसा है क्या? अगला, irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural lands. ये तो हमने अभी पढ़ा ऊपर, इरिगेशन जो है एग्रीकल्चर लैंड की सेलिनाइजेशन कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन की वजह से ही ऊसरा सॉइल बनी है, तो तीसरा तो ठीक है ही, ऊसरा की वजह से तीसरा ठीक हो गया। ऊसरा ने तीसरे का काम कर दिया, बचे अपने दूसरा। पहला और दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, जिसे हमने पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया कि ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, घटाता नहीं है जी। दूसरा, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। फिर क्या काम है इसका? सॉइल हर साइकिल में काम करती है गुरु। वो बोले कि सॉइल का क्या नाइट्रोजन साइकिल में काम है भाई। कल ही हमने बैक्टीरिया पढ़ा है, हमने कल एजोटोबैक्टर पढ़ा, हमने कल एसिटोबैक्टर पढ़ा, हमने कल क्लोस्ट्रीडियम पढ़ा। कहाँ पाए जा रहे हैं? मिट्टी में पाए जा रहे हैं भाई, वहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करे जा रहे हैं। सल्फर तो एसेंशियली मिट्टी में पाया जा रहा है आपके, वहीं से सल्फर आपके हवा में जा रहा है, वहीं से सल्फर आपकी रॉक्स में जा रहा है ना। उन्हीं रॉक्स से पानी के साथ फ्लो होकर के वो मिट्टी में जा रहा है, मिट्टी से पानी, पानी से मिट्टी, से रॉक्स, से पानी, से मिट्टी, से हवा, से मिट्टी। यही सल्फर का साइकिल है। ये सेमी गैशियस साइकिल इसे हम कहते हैं, क्योंकि सल्फर कुछ हवा में भी मिलता है ना, गैशियस फॉर्म में, पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में, और मैक्सिमम सल्फर आपके मिनरल फॉर्म में भी मिलता है। सो इट इज अ सेमी गैशियस साइकिल या सेमी रॉक साइकिल। फॉस्फोरस रॉक साइकिल है, लेकिन सवाल यही पूछा हुआ था इन्होंने 2021 में कि इनमें से कौन सा साइकिल मोस्ट रॉक साइकिल है। मोस्ट रॉक साइकिल मतलब है ना लीस्ट गैशियस जो हो, तो वो फॉस्फोरस साइकिल था, सल्फर भी नहीं था। समझ लो, फॉस्फोरस साइकिल भाई, फॉस्फोरस ऐसी चीज है चट्टान से निकली मिट्टी में गई, मिट्टी से निकली चट्टान में गई, यही चल रहा है उसका। वो गैस के फॉर्म में जा ही नहीं रहा है, भारी होता है फॉस्फोरस, पत्थर में मिलता है वो, फॉस्फोरस की रॉक्स होती है, वो हम इंपोर्ट करते हैं फॉस्फोरस। एक्चुअली
हम फॉस्फोरस इंपोर्ट कर रहे होते हैं, पहले यूक्रेन से करते थे, अब रशिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया वॉर के बाद से। फिर हमने स्पेशली फॉस्फोरस के इंपोर्ट के लिए एग्रीमेंट कर रखा है इजिप्ट से। और जो आपके वेस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है, वहां फॉस्फोरस की बड़ी रॉक्स पाई जाती है, वहां से इंडिया इंपोर्ट कर रहा होता है इसे। बहुत जरूरी है एनपीके फर्टिलाइजर के लिए फॉस्फोरस, ये सब जानना है तो PYQ रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, ऐड आपको मिलती रहेगी। विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस: क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसेस, टेरेसिंग या फिर विंड ब्रेक्स। एक मिनट, कुछ एक जो सॉइल के जो, एक मिनट, क्वेश्चंस हैं। हाँ अब आए, ओके ओके, इसके बाद है सॉइल फॉर्मेशन के। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप मतलब आप इसे एंजॉय कर पा रहे होंगे कि सॉइल बोल, ऐसा मन नहीं बोलना है आपने कि सॉइल बोल करके हाँ क्रॉप्स पे वो क्वेश्चन ले लिए, नहीं। मैं यहाँ हर चीज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से, तभी आप देखेंगे कि सॉइल पे 72 क्वेश्चन है भाई। ये 72 स्लाइड्स हैं, 72 क्वेश्चन, और कहाँ से पूछेगा वो। आप पाएंगे कि हो सकता है मुझे इसमें एक और सेशन लेना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी है ना ये आई थिंक मोर देन कितने टाइम का हो गया, ये कहाँ गया OBS। हाँ 41, हाँ 20 मिनट अभी और है हमारे पास, तो इसमें अभी हम 10-12-15 और क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है मुझे चीज़ें कवर करने के लिए एक और सेशन लेना पड़े सॉइल का, तो आई डोंट नो वो यूट्यूब पे अपलोड होगा या नहीं, कोर्स में तो आ ही जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ में आपका एनवायरनमेंट भी तो इसमें साथ में कवर हो ही रहा है। तो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट होना चाहिए, जियोग्राफी में सिर्फ जियोग्राफी, नो। तो विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस: क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसेस, टेरेसिंग या फिर विंड ब्रेक्स। इनमें से सॉइल कंजर्वेशन का क्या तरीका है? सॉइल कंजर्वेशन इज बेसिकली रिटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, रिटेनिंग द सॉइल ऑल्सो। ऐसा ना हो कि सॉइल का इरोजन हो जाए, तो वो आप कैसे रोकेंगे? सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को, उनके प्रॉपर्टी माने सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें अवेलेबल है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? क्रॉप रोटेशन से आप कर पाएंगे, बिल्कुल सही कर पाएंगे। कैसे? अभी हम देखेंगे। सैंड फेंसिस से बिल्कुल, टेरेसिंग से बिल्कुल, विंड ब्रेक से बिल्कुल। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होती है भाई? क्रॉप रोटेशन होती है कि अलग अलग सीजन में आप अलग अलग फसलें उगा रहे हैं। गेहूं उगा दिया, उसके बाद ककड़ी उगाई, उसके बाद चावल उगा दिया। अलग अलग फसल जब आप उगाएंगे तो अलग अलग फसलों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, समझ रहे हो? कुछ को एक न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ को दूसरा। अगर एक ही फसल आपने उगा ली तो जो एक टाइप के न्यूट्रिएंट है, सॉइल न्यूट्रिएंट, वो भाई एक टाइप का न्यूट्रिएंट पूरा डिप्लीट ही हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। सैंड फेंसिस क्या होती है? सैंड फेंसिस होती है आपके उर्वरक जो ज़मीन है उसके बाहर आपने फेंस लगा दी। क्यों? ताकि जो सैंड है, जो आपके रेगिस्तानी एरिया है बेसिकली, वहाँ से आकर के आपके खेतों में सैंड ड्यून ना बना दे। सैंड फेंसिस। टेरेसिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग होती है भाई साहब, ये पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। ऐसे स्टेप वाइज जब आप ऐसे फार्मिंग कर रहे हैं पहाड़ी एरिया में, स्टेप वाइज जब आप खेत बनाते हैं, स्टेप का खेत है ना, ऐसे जब खेत बनाएंगे तो मान लो ऊपर से प्रेशर आया पानी के साथ, मिट्टी बही निचले खेत में रुक गई, वहाँ से बही निचले में रुक गई, नीचे गई निचले में रुक गई, तो रोक रहे हैं आप मिट्टी के बहाव को। टेरेस फार्मिंग उसे आप कहते हैं। विंड ब्रेक क्या होती है भैया? हवा की, मान लीजिए ये फार्म है, इसके चारों तरफ मान लीजिए आपने कोई विंड ब्रेक के लिए ऐसे ऐसे पौधे लगा दिए, पौधे लगा दिए, पौधे लगा दिए। ये क्या करेंगे? जो तेज़ी से आ रही हवा है उसे, उसकी स्पीड ये कम कर देंगे। स्पीड कम होगी तो सॉइल इरोजन, शीट इरोजन, ये बहुत कम होगा, समझ रहे हो? ऐसे ही पौधे लगा करके आप ग्रीन मफलर भी क्रिएट करते हैं शहरों में। मान लीजिए बहुत सारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 भी 3 4 5, इनके बीच में आपने पौधा लगा लिया, पौधा लगा लिया, ग्रीन मफलर क्रिएट हो गए। ये क्यों क्रिएट किए गए? ये गुरु, ये क्रिएट किए गए ताकि आप नॉइस पोल्यूशन को रोक सके। तो ग्रीन मफलर अगर वो पूछे क्या यूज़ में आते हैं, नॉइस पोल्यूशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं बेसिकली वो। फिर आपसे वो ये भी पूछ रहा है कि नीम कोटेड यूरिया। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है? वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट नीम कोटेड यूरिया? ओ अच्छा, मुझे इसमें आपको, हाँ ठीक है, ये, हाँ ये मैंने करवाया हुआ है, ये मैंने करवाया हुआ है यूरिया गोल्ड, ठीक है। रिसेंटली यूरिया गोल्ड को जो है लॉन्च किया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, जो भी कोर्स में एनरोल हुए हैं,
मैंने ये बताया हुआ है आपको, ये यूरिया गोल्ड तैयार किसने किया है। और इफ्को ने भी आपको दो, बेसिकली यूरिया तो चलो नैनो यूरिया तो है ही है इफ्को का, नैनो डीएपी वो इफ्को ने आपको तैयार करके दिया हुआ है। ये दोनों फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत कवर किए गए हैं। आप समझ रहे हो बात को। तो कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती है, यूरिया गोल्ड किसने तैयार किया है, कमेंट सेक्शन में बताएं। सिमिलरली नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, 2014-15 में जो है मोदी जी चलाए थे नीम कोटेड यूरिया को, ज़्यादा चलाओ बोलते। तो ये क्यों जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या कारण है इसके। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड अ फर्टिलाइजर। अच्छा देखो, कल ही हमने पढ़ा कि नीम इज अ वीडिसाइड एज वेल, ये भी एक सॉरी, नीम इज अ पेस्टिसाइड एज वेल, नॉट वीडिसाइड, इट इज अ पेस्टिसाइड, इट एक्ट्स लाइक अ पेस्टिसाइड, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लहसुन गार्लिक, वो भी एक पेस्टिसाइड की तरह काम किया जाता है उसका। तो गार्लिक के सिर्फ एक काम नहीं होता है, और भी काम है, पेस्टिसाइड के तौर पे भी इसका काम किया जा सकता है, समझ लो। तो नीम कोटेड यूरिया, देखो मेन पर्पज क्या है नीम कोटिंग जो यूरिया की होती है, वो इसलिए, मान लो ये यूरिया है, इसके बाहर नीम की कोटिंग होगी, तो भैया ये जो है ये यूरिया धीमे धीमे सॉइल में डिजॉल्व होगी। मैं ये वीडियो रात में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी रात हो भी गई है, ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही है साथ में। तो नीम कोटेड जो यूरिया है एक्चुअल में वो इसलिए कोटिंग की जाती है ताकि स्लो डाउन हो सके इसका डिसोल्यूशन, धीरे धीरे ये मिट्टी में घुले। ऐसा ना हो कि एकदम से यूरिया आपने डाली मिट्टी में घुल गई, और एक पौधा ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो आप हुक्के के बगल में बैठे हुए हैं, हुक्का खींचा सारा हवा अंदर, ऐसा नहीं है। पौधा ऐसा नहीं करता है कि पौधे ने वो खींचा आपका यूरिया, खींचा सारा यूरिया अंदर स्टोर, नहीं, पौधा स्टोर नहीं कर रहा है आपका, पौधा तो उतना लेगा जितना लेगा। तो फिर जो वो घुली हुई जो आपकी यूरिया है वो कहाँ जाएगी, पानी में घुलेगी, पानी में घुलेगी, बड़ी है ना, एक छोटी स्ट्रीम में जाएगी, छोटी स्ट्रीम से बड़ी स्ट्रीम में जाएगी, बड़ी स्ट्रीम से नदी में जाएगी, नदी से समंदर में जाएगी, जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे वो यूट्रोफिकेशन करेगी। यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है भैया, वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एल्गल ब्लूम तक आ सकते हैं। एल्गल ब्लूम से क्या प्रॉब्लम होती है, एल्गल ब्लूम से ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो एल्गल ब्लूम डाई हो जाता है, मर जाता है, तब वो एल्गी नीचे गल सड़ भी जाती है, डोमोइक एसिड वो रिलीज करती है, जहरीला होता है वो। दूसरी बात, एल्गल ब्लूम की वजह से पानी की जो निचली लेयर्स है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, वायुमंडल के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है, हाइपोक्सिया या फिर एनोक्सिया का जो कंडीशन है वो पैदा हो जाती है, मछलियाँ वहाँ जिंदा नहीं रह पाएगी, BOD बढ़ जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी पानी में बढ़ेगी। एंड इवन मैं तो ये भी कहता हूँ इसकी वजह से आपके वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। इतना सब होता है एक यूरिया की वजह से। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, या फिर आपका जो यूरिया गोल्ड है, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन लाए जा रहे हैं। यूरिया गोल्ड में और कुछ नहीं, बस सल्फर की कोटिंग होती है। आप मुझे बताएंगे कि मैं कुछ बताने वाला था, है ना, सल्फर से मैं कुछ क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन ये टेक्निक क्यों काम में लाई जाती है, कमेंट सेक्शन में बताएं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वेज, कि भैया बायोडाइवर्सिटी का आपकी ज़िंदगी में क्या ही रोल है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ही रोल है। सॉइल फॉर्मेशन में रोल है क्या, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में रोल है क्या, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में है क्या, या फिर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में है। भाई इतना भयंकर रोल है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया काम कर रहा है इक्वली इस टाइम पे, वो ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी नहीं कर पाएंगे तो ये सब जो है प्रोबायोटिक्स काम कर रहे हैं, तब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। वो प्रोबायोटिक्स जिस पे 2023 में सवाल पूछा हुआ था कि व्हाट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोबायोटिक्स, दे आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में
है ना वो जो काम उसको सुचारू रूप से करवाते हैं, प्रोबायोटिक्स उसे आप कहते हैं। ये हेल्पिंग बैक्टीरिया होता है। भाई साहब साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट सब मिक्स करके इधर आप पढ़ रहे होते हैं। इसी खुशी में आपको बताना है कि कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया हम पढ़े 3 दिन पहले, जो हम एनवायरनमेंट के लेक्चर में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो हम पढ़े, वो क्या बैक्टीरिया है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो अभी वो हुआ प्रयागराज संगम, वहां ये बहुत फेमस हुआ था ये बैक्टीरिया, समझ रहे हो। जहाँ जहाँ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाएगा, दैट मीन्स कि जो एनिमल का जो फेकल एक्सक्रीटा है वो वहाँ उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, BOD उस पानी की उतनी ज़्यादा है, दैट मीन्स वो पानी उतना ज़्यादा जहरीला भी है। तो बायोडाइवर्सिटी का रोल गुरु हर चीज़ में है, इन सब में भी होगा। सॉइल फॉर्मेशन में है, हाँ सॉइल कैसे फॉर्म होती है हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हाँ, जो रॉक्स है, बेयर रॉक है, उसमें आपके जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, हे भगवान, उसमें जो लाइकेन है, मॉसिस हैं, ठीक है, सबसे पहले ये काम करते हैं, वो वहाँ पे जाकर के उसकी एक टॉप सॉइल जैसी एक लेयर बनाते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का रोल हुआ ना। सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के लिए बिल्कुल, पौधे जितना लगाएंगे सॉइल इरोजन उतना प्रिवेंट होगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के लिए हमने तो इवन ये भी देखा है, एनवायरनमेंट के सेशन जाकर के देख लेना, उसके लिए आप एनरोल यहाँ कर लीजिए, प्रीलिम्स का पंचनामा। हमने ये भी देखा ना, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया तक आ गया, यूरोनेमा अफ्रीकैनम बॉट्स, बैक्टीरियाज के कुछ ऐसे नाम है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक तक को रिसाइकिल कर सकता है बैक्टीरिया, ये तो क्या चीज़ है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स होता ही है। कल मैंने आपको चाइना की स्टोरी बताई थी कि माओ जेडोंग ने किसी की एडवाइस मान करके चिड़िया मरवाने का कैंपेन चला दिया, उसकी वजह से चाइनीज 2 साल तक भुखमरी से पीड़ित रहे। एक तरफ वो 1962 का युद्ध लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो भुखमरी से जूझ रहे थे। ऐसी भी चीज़ें दुनिया में हुई है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। मेन चीज़ तो अब आई थी सॉइल की। ये सब सॉइल के क्वेश्चन है, ये सब सॉइल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेशन में ही हो पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सेशन भी जो है आपका वो यूट्यूब पे आए। आई होप आज का सेशन आपने, वो तभी आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएं अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया, आंसर दें, है ना। शुड आई रिलीज द सेकंड पार्ट ऑफ इट ऑन यूट्यूब एज वेल और नॉट, कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज़ कोर्स में ये तो अपलोड चीज़ें हो ही रही है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, उसके लिए प्रीलिम्स का पंचनामा। ये तो एक ही चीज़ है, एक छोटा एग्जांपल है। ऐसे थीम वाइज आपको 70, है ना, 60 70 वीडियोज़ आप इसमें देखने को मिलेगी। वीडियो मीन्स 70 75 आवर्स का कंटेंट। इतना PYQ आप एक बार रिसर्च और रिपीट और जो भी है ना प्रैक्टिस साथ में कर लेंगे, और ये रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल्स है, तो काफ़ी चीज़ें हो सकता है आपकी अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जो है प्लीज़ थोड़ा सांस भर के सांस भरें। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।